हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गोटवाल मेडिकल हब। पहले जो क्लास थी उसमें बात कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कॉन्स्टिपेशन जो होता है डिफिकल्ट इन पास आउट द स्टूल ड्यू टू हार्डनेस ऑफ फीकल मटेरियल। फीकल मटेरियल हार्ड होने की वजह से स्टूल पास नहीं कर पाते हैं, उसे अपन कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। तो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए जो भी बातें करी थी पिछली क्लास में, इस फर्स्ट जो बोला था डाइट मॉडिफिकेशन। डाइट मॉडिफिकेशन के अंदर फाइबर्स का इंटेक बढ़ा दें या वाटर का इंटेक बढ़ा दें, उसकी वजह से उसका कॉन्स्टिपेशन जो है ठीक हो सकता है। दूसरा था एप्रोप्रिएट पोजीशन को प्रोवाइड करवाएं जिसके अंदर वो स्टूल पास करने में कंफर्टेबल हो, स्क्वेटिंग पोजीशन हो। ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट था क्रेड मैन्योर। क्रेड मैन्योर के अंदर क्या करते हैं, जेंटली मसाज करते हैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्रेड मैन्योर के अंदर क्या करते हैं, जेंटली मसाज करते हैं अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन। कहाँ पे करेंगे, एब्डोमेन पे, अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में जेंटली मसाज करेंगे। ठीक है, जिससे प्रेशर इंक्रीज होगा। उसके बाद था डॉक्टर जो भी मेडिसिन प्रेस्क्राइब करेगा वो मेडिसिन उसको प्रिस्क्राइब कर दे, जो उसको एडमिनिस्टर कर देंगे। उसके बाद डॉक्टर ने अगर एनिमा लिखा है तो एनिमा उसके एडमिनिस्टर करते हैं। बात करते हैं आज एनिमा की। एनिमा क्या होता है, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और फ्लूइड आर एडमिनिस्टर्ड टू द लोअर बाउल थ्रू द रेक्टम दैट इज नोन एज एनिमा। क्या होता है एनिमा, स्मॉल क्वांटिटी के अंदर सॉल्यूशन या फ्लूइड जिसको रेक्टम के थ्रू लोअर बाउल के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं उसे ही बोलते हैं एनिमा। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन और फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं लोअर बाउल के अंदर, किसके थ्रू, रेक्टम के थ्रू, उसे ही बोलते हैं एनिमा। एनिमा जो है क्यों लगाते हैं, इसका फर्स्ट जो पर्पज है वो तो ये हो गया, कॉन्स्टिपेशन में लगा रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब क्या था, हार्डनेस हो रहा है इसके अंदर, किसके, स्टूल का। स्टूल हार्ड हो रहा है तो उस स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए लगाएंगे। कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, कॉन्स्टिपेशन से रिलीव करने के लिए लगाएंगे। और पर्पज की बात करते हैं इसके अंदर, पर्पज। फर्स्ट जो पर्पज है वो हो जाएगा सॉफ्टनिंग द स्टूल। स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए इसको लगा रहे हैं। दूसरा होगा फॉर क्लीनिंग टू द बाउल और रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, पेशेंट की प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने के लिए ये अपन करेंगे। उसके अलावा डायग्नोस्टिक पर्पज, डायग्नोस्टिक पर्पज करते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर या रेक्टल ट्यूमर के अंदर। जो ट्यूमर जो है कहाँ पे है, कितने साइज की है, वो सब देखने के लिए डायग्नोस्टिक पर्पज से करते हैं। एनिमा उसके अंदर लगाते हैं। तो पहला तो हो गया सॉफ्टनिंग टू द स्टूल, स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए। दूसरा हो गया क्लीनिंग टू द बाउल, कोई भी सर्जरी करते हैं सर्जरी से पहले बाउल को क्लीन करते हैं। उसके अलावा रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ दिलाने के लिए और डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए, ये चार इसके पर्पज होते हैं। उसके बाद है कि इसको कौन कौन सी कंडीशन में लगाते हैं, इंडिकेशन क्या होंगे। इंडिकेशन की अगर बात करें तो इंडिकेशन एक तो जाएगा कॉन्स्टिपेशन में इसको लगाएंगे, कॉन्स्टिपेशन है उस कंडीशन में इसको लगाएंगे। दूसरा हो जाएगा अल्सरेटिव कोलाइटिस वाली कंडीशन में इसमें लगाएंगे। और रेक्टल ट्यूमर वाली कंडीशन में लगाएंगे सर्जरी। कोई भी सर्जरी होती है, सर्जरी से पहले बाउल क्लीन करते हैं। तो ये चार इंडिकेशंस हैं। फर्स्ट है अल्सरेटिव कोलाइटिस, रेक्टल ट्यूमर और सर्जरी। कॉन्स्टिपेशन के अंदर जो लगाएंगे स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, उसके लिए अपन इसको लगाते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस और रेक्टल ट्यूमर के अंदर डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए अपन लगाएंगे, जिसके अंदर अल्सर जो है कोलोन के अंदर वो कहाँ कहाँ पे हो रखे हैं, कितने बड़े हैं,
और रेक्टल ट्यूमर के अंदर ट्यूमर की साइज वगैरह वो देखने के लिए इसको लगाते हैं, और सर्जरी के अंदर बाउल को क्लीन करने के लिए भी इसको लगाते हैं। इसके बाद है एनिमा जो है किस टाइप की होती है, कौन कौन सी एनिमा होती है। उसके बाद बात करें तो क्लासिफिकेशन। कॉमनली जो एनिमा जो होती है 3 टाइप की होती है। एक तो होती है इवाक्वेंट एनिमा, दूसरी होती है रिटेंट एनिमा, और एक होती है डायग्नोस्टिक एनिमा। ये 3 तरह की एनिमा होती है। इवाक्वेंट का मतलब ही होता है खाली करना। इवाक्वेंट का मतलब होता है खाली करना, खाली करने के लिए जो यूज में ले रहे हैं उसको बोलेंगे इवाक्वेंट एनिमा। रिटेंट एनिमा, रिटेंट एनिमा जो है इसका मतलब है इसको थोड़े लंबे टाइम तक लगा के रखेंगे, जिसको जो होल्डिंग टाइम होगा वो भी इसका ज़्यादा होगा। डायग्नोस्टिक एनिमा, डायग्नोस्टिक एनिमा जो है डायग्नोसिस के लिए लगा रहे हैं, जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर या फिर रेक्टल ट्यूमर के अंदर इसको लगाएंगे। इसके बाद हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमा की अगर बात करें तो क्लासिफिकेशन के अंदर मेनली इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है एनिमा को। फर्स्ट जो है वो है इवाक्वेंट एनिमा। फर्स्ट है इवाक्वेंट एनिमा, सेकंड है रिटेंड एनिमा, और थर्ड है डायग्नोस्टिक एनिमा। फर्स्ट है इवाक्वेंट एनिमा, फिर है रिटेंड एनिमा और डायग्नोस्टिक एनिमा। 3 एनिमा होते हैं। इवाक्वेंट एनिमा जो है इसको भी फर्दर डिवाइड कर रखा है 3 पार्ट में। फर्स्ट जो है सिंपल इवाक्वेंट एनिमा, सेकंड है मेडिकेटेड इवाक्वेंट एनिमा, और थर्ड है इसके अंदर कोल्ड एनिमा। थर्ड है इसमें कोल्ड एनिमा। उसके बाद मेडिकेटेड जो है वो भी डिवाइड है 5 टाइप्स के अंदर, जिसमें फर्स्ट है ऑयल एनिमा, सेकंड है परगेटिव एनिमा, थर्ड है कार्मिनेटिव एनिमा, फोर्थ है एंटी हेलमिंथिक एनिमा, और फिफ्थ है एस्ट्रेंजेंट एनिमा। ये 5 टाइप में इसको डिवाइड कर रखा है मेडिकेटेड को। ऑयल एनिमा, परगेटिव एनिमा, कार्मिनेटिव एनिमा, एंटी हेलमिंथिक एनिमा और एस्ट्रेंजेंट एनिमा। उसके बाद रिटेंड एनिमा जो है ये भी 5 टाइप से डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट है स्टिमुलेंट एनिमा, सेकंड है इमोलिएंट एनिमा, थर्ड है न्यूट्रेटिव एनिमा, फोर्थ है इसमें सेडेटिव एनिमा, और लास्ट है इसके अंदर एनेस्थेटिक एनिमा। ये क्लासिफिकेशन है एनिमा का, जिसके अंदर फर्स्ट है इवाक्वेंट एनिमा, सेकंड है रिटेंड एनिमा, और थर्ड है डायग्नोस्टिक एनिमा। इवाक्वेंट एनिमा जो है 3 टाइप से डिवाइडेड है, सिंपल एनिमा, मेडिकेटेड एनिमा और कोल्ड एनिमा। उसके बाद मेडिकेटेड एनिमा जो है 5 पार्ट में डिवाइडेड है, ऑयल एनिमा, परगेटिव, कार्मिनेटिव, एंटी हेलमिंथिक और एस्ट्रेंजेंट एनिमा।
रिटेंड एनीमा जो है वो फिर 5 टाइप्स में डिवाइडेड है, स्टूलेंट एनीमा, इमोलेंट एनीमा, न्यूट्रेटिव एनीमा, सेडेटिव एनीमा और एनेस्थेटिक एनीमा। डायग्नोस्टिक एनीमा जो रहेगी, डायग्नोस्टिक का मतलब रहेगा कि डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए इसको करेंगे। जैसे इसके अंदर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है रेक्टल ट्यूमर, इन कंडीशंस के अंदर जो यूज मिलेंगे बोलेंगे डायग्नोस्टिक एनीमा। ठीक है। रिटेंड जो एनीमा है, रिटेंड का मतलब होता है थोड़े थेरापेटिक पर्पज से घंटे 2 घंटे के लिए इसको लगा के रखेंगे, तो कुछ टाइम के अगर लगा के रखेंगे तो वो होती है रिटेंड एनीमा। इवाक्वेंट एनीमा, इवाक्वेंट का मतलब होता है खाली करना, खाली करना मतलब कुछ टाइम के लिए इसको लगा के रखेंगे तो ये होगा इवाक्वेंट एनीमा। इवाक्वेंट एनीमा और रिटेंड एनीमा दोनों के बीच का डिफरेंस देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। इवाक्वेंट एनीमा में और रिटेंट एनीमा में दोनों की 5-5, इवाक्वेंट एनीमा जो है 3 पार्ट में डिवाइडेड है, रिटेंट एनीमा जो है वो 5 पार्ट में डिवाइडेड है। कंपैरिजन की अगर बात करें इवाक्वेंट एनीमा और रिटेंट एनीमा, पर्पज के बेस पे अगर बात करें, पर्पज क्या रहेगा दोनों का, तो इसका जो पर्पज रहेगा इवाक्वेंट एनीमा का, ये इसका पर्पज होता है इवाक्वेंट करना मतलब खाली करना। ठीक है। तो इसका पर्पज रहेगा क्लीनिंग टू द बाउल, इसका काम रहेगा बाउल को क्लीन करना है, किसी भी सर्जरी से पहले क्लीन कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन हो रहा है उसकी वजह से उस टाइम पे क्लीन कर सकते हैं, इसका काम रहेगा क्लीनिंग टू द बाउल। जबकि रिटेंट एनीमा जो रहेगा उसका पर्पज रहेगा थेराप्यूटिक पर्पज, थेराप्यूटिक पर्पज। इसके जो टाइप्स थे, जैसे स्टिमुलेंट एनीमा है, स्टिमुलेशन के लिए उसको यूज कर सकते हैं, या फिर दूसरा था न्यूट्रेटिव एनीमा, न्यूट्रिशन देने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह का पर्पज रहेगा, इसका थेराप्यूटिक पर्पज रहेगा। उसके बाद इसके अंदर जो सॉल्यूशन यूज मिलेंगे, सॉल्यूशन का टेम्परेचर क्या रहेगा, टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन के बेस पे अगर बात करें तो इसके अंदर जो टेम्परेचर रहेगा, एडल्ट में जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, और चाइल्ड में इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। इवाक्वेंट एनीमा के अंदर जो सॉल्यूशन रहेगा, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर रहेगा एडल्ट के अंदर तो 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा, और चाइल्ड के अंदर ये टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। और जबकि इसके अंदर रिटेंट एनीमा के अंदर जो टेम्परेचर रहेगा सॉल्यूशन का वो रहेगा सेम एज बॉडी टेम्परेचर, सेम एज बॉडी टेम्परेचर। अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसके इक्वल टेम्परेचर है वो रखना पड़ेगा सॉल्यूशन का। कभी पेशेंट के अगर मान लो कि फीवर है, फीवर वाली कंडीशन में टेम्परेचर तो इससे ज़्यादा रहेगा, फीवर वाली कंडीशन में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। ऐसी कंडीशन के अंदर इफ द पेशेंट हैव फीवर then temperature remain same as normal body टेम्परेचर। पेशेंट अगर फीवर भी है ऐसे कंडीशन के अंदर भी जो टेम्परेचर रहेगा नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ही अपने को इसके अंदर यूज मिलेगा। ठीक है। ये दो इसके डिफरेंस थे पर्पज के बेस पे। पर्पज रहेगा इसका क्लीनिंग टू द बाउल, क्लीन करने के लिए। इसका पर्पज जो रहेगा थेरापेटिक पर्पज रहेगा। सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर रहेगा वो एडल्ट के अंदर तो 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा और चाइल्ड के अंदर रहेगा वो रहेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। रिटेंट एनीमा के अंदर बॉडी के टेम्परेचर के जितना रहेगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। पेशेंट अगर फीवर है, फीवर वाली कंडीशन में नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उतना ही सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो रखना पड़ेगा। इसके अंदर एक्सेप्शन भी है,
एक्सेप्शन भी है अपवाद। इसके अंदर एनीमा था एक कोल्ड एनीमा। कोल्ड एनीमा का जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली वो होता है 65 to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। 65 to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब नॉर्मल अगर सॉल्यूशन की टेम्परेचर के सॉल्यूशन की अगर बात करें तो वो होता है ये 105 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट एडल्ट के। और एक्सेप्शन ये है, अपवाद है ये, इसके अंदर कोल्ड एनीमा का जो टेम्परेचर रहेगा वो 65 डिग्री से 85 डिग्री 65 से 85 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में रहेगा। ठीक, इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। इसके अंदर स्टिमुलेंट जो रहेगा एनीमा, स्टिमुलेंट एनीमा का जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 108 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। और न्यूट्रेटिव एनीमा जो है न्यूट्रेटिव एनीमा का जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोनों इसके अंदर एक्सेप्शन है। नॉर्मल जो टेम्परेचर बॉडी के जितना रहेगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, और एक्सेप्शन में क्या रहेगा, अपवाद क्या रहेगा कि स्टिमुलेंट एनीमा जो रहेगा उसके अंदर सॉल्यूशन जो लेंगे उसका टेम्परेचर 108 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। और न्यूट्रेटिव एनीमा जो यूज में लेंगे उसका जो टेम्परेचर रहेगा सॉल्यूशन का वो रहेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये दो इसके डिफरेंस थे। उसके बाद थर्ड इसके डिफरेंस की अगर बात करते हैं, थर्ड इसका डिफरेंस होगा, देखते हैं। थर्ड जो डिफरेंस होगा हाइट ऑफ आईवी स्टैंड। आईवी स्टैंड जो है उसकी हाइट कितनी होगी। तो इवाक्वेंट एनीमा के अंदर खाली करना है तो इस कंडीशन में इसकी जो हाइट रहेगी वो रहेगी 45 सेंटीमीटर या 18 इंच। 18 इंच 45 सेंटीमीटर इसकी हाइट रखनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद रेटेंट एनीमा के अंदर जो हाइट रहेगी वो रहेगी 20 सेंटीमीटर या फिर 8 इंच। आईवी स्टैंड की जो हाइट रहेगी वो इसके अंदर ये रहेगी। उसके बाद बात करते हैं होल्डिंग टाइम। होल्डिंग टाइम की अगर बात करें, ये वैक्यूम एनीमा जब लगाएंगे तो कितने टाइम के लिए इसको होल्ड करके रखेंगे, कितने टाइम के लिए इसको लगा के रखेंगे। तो ये वैक्यूम एनीमा जो है इसको लगा के रखते हैं 5 से 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के इसको लगा के रखेंगे। अप्रोक्स 10 मिनट के लिए इसको लगा के रखते हैं। जबकि रिटेंट एनीमा जो है इसका जो होल्डिंग टाइम होगा, रिटेंट एनीमा का जो होल्डिंग टाइम होगा वो होगा 2 से 3 घंटे, 2 to 3 आवर्स इसका होल्डिंग टाइम होगा। इसके बाद अगर बात करें अपन होल्डिंग टाइम, देखो इसके अंदर भी एक एक्सेप्शन है। इसके अंदर भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ओल्ड एनीमा इसके अंदर होता है। ओल्ड एनीमा जो है, ओल्ड एनीमा उसका जो होल्डिंग टाइम होता है, इसका इवाक्वेंट एनीमा का जो होल्डिंग टाइम है वो कितना है 5 से 10 मिनट का। ठीक है, अप्रोक्स 10 मिनट के इसके यूज में लेते हैं। जबकि ओल्ड एनीमा जो है इसका होल्डिंग टाइम होता है 1 से 2 घंटा, 1 to 2 आवर्स इसका होल्डिंग टाइम होता है। इसलिए ये इसको एक्सेप्शन में किया गया है। ठीक है। इसके बाद फर्स्ट तो क्या पर्पज के बेस पे, उसके बाद टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन उसके बेस पे, उसके बाद हाइट ऑफ आईवी स्टैंड इसके बेस पे हो गया, और उसके बाद है होल्डिंग टाइम जो इसका इवाक्वेंट का है 5 से 10 मिनट का, रिटेंट एनीमा का जो है 2 से 3 घंटे का। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन जो है उसका अमाउंट कितना रहेगा। सॉल्यूशन जो है उसका अमाउंट कितना रहेगा, तो एडल्ट के अंदर, ये ऑफेंट की बात करें तो एडल्ट के अंदर
जो अमाउंट रहेगा वो 500 से 1000 ml इसके अंदर यूज में लेते हैं। चाइल्ड की अगर बात करें तो चाइल्ड के अंदर 250 से 500 ml इसके अंदर सॉल्यूशन यूज में लेंगे। इन्फेंट के अंदर ये जो सॉल्यूशन रहेगा वो लेस देन 250 ml इसके अंदर सॉल्यूशन अपनी यूज में लेंगे। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के बेस पे एडल्ट के अंदर 500 से 1000 ml यूज में लेंगे, चाइल्ड के अंदर 250 से 500 ml और इन्फेंट के अंदर लेस देन 250 ml इसके अंदर अपन यूज में लेंगे इवाक्वेंट के अंदर। और रिटेंट की अगर बात करें तो रिटेंट के अंदर यूज में लेते हैं 100 to 150 ml। 100 to 150 ml। 100 जो है ये यूज में लेते हैं लेस देन 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल तक के जो रहेंगे उसके अंदर यूज में लेंगे 100 डिग्री तक, और 1 साल से ऊपर के जो रहेंगे वो यूज में लेंगे, उसमें यूज में लेंगे 150 ml। एडल्ट के अंदर भी यूज में जो लेंगे वो लेंगे 150 ml लेने का था। और दूसरा था रिटेंट एनिमा के अंदर वो था थेराप्यूटिक पर्पज। उसके बाद जो था वो था टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन के अंदर इवाक्वेंट एनिमा के अंदर जो टेम्परेचर था एडल्ट के अंदर 108 डिग्री से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और चाइल्ड के अंदर वो होता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक्सेप्शन ये था इसके अंदर जो कोल्ड एनिमा जो होता है, कोल्ड एनिमा का टेम्परेचर जो होता है वो होता है 65 to 85 डिग्री फ़ारेनहाइट, और एक्यूरेट की अगर एग्जैक्ट की अगर बात करें तो होता है 70 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये टेम्परेचर होता है। और रिटेंट एनिमा की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो रखते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, जो कि होता है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। इसके अंदर रिटेंट एनिमा के अंदर जब वो सॉल्यूशन अगर यूज़ करते हैं, पेशेंट की अगर मान लो कि फीवर है, फीवर वाले कंडीशन के अंदर भी जो टेम्परेचर यूज़ करेंगे नॉर्मल बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उतना ही टेम्परेचर उसके अंदर टेम्परेचर वाला सॉल्यूशन उसके अंदर यूज में लेते हैं। उसके बाद आईवी स्टैंड की जो हाइट रहती है इवाक्वेंट के अंदर, उसकी हाइट जो रहती है वो रहती है 45 डिग्री सेंटीमीटर या 18 इंच इसकी हाइट रखते हैं। और रिटेंट एनिमा के अंदर जो हाइट रहती है 20 सेंटीमीटर या फिर 8 इंच इसकी हाइट इसकी रहती है। उसके बाद था कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के अंदर एडल्ट के अंदर जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है वो है 500 से 1000 ml, चाइल्ड के अंदर है 250 से 500 ml, और इन्फेंट के अंदर लेस देन 250 ml इसके अंदर सॉल्यूशन अपने यूज में लेते हैं। होल्डिंग टाइम्स के अंदर होल्डिंग टाइम जो रहेगा रिटेंट का वो रहेगा 2 से 3 घंटे का, ठीक है। और इसका जो होल्डिंग टाइम रहता है इवाक्वेंट का वो रहता है 5 से 10 मिनट का। इसका जो टाइम रहता है 5 से 10 मिनट का रहता है। एक्सेप्शन इसके अंदर यह था कि इसके अंदर कोल्ड ऑयल एनिमा जो होता है, ऑयल एनिमा उसका जो होल्डिंग टाइम होता है 1 से 2 घंटे का। और डिफरेंस के बाद अपन पढ़ेंगे 1 बाय 1 सबके बारे में। तो फर्स्ट पढ़ते हैं इवाक्वेंट एनिमा। फर्स्ट बात करेंगे इवाक्वेंट एनिमा। इवाक्वेंट एनिमा का मतलब क्या होता है? खाली करना। इसका जो सॉल्यूशन होता है उसका टेम्परेचर 5 कितना होता है 108 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। होल्डिंग टाइम जो होता है वो होता है होल्डिंग टाइम होता है 5 से 10 मिनट का। आईवी स्टैंड की जो हाइट होती है वो रखते हैं कितनी 45 सेंटीमीटर या 18 इंच। देखो इसके अंदर जो फर्स्ट रहेगा वो है सिंपल इवाक्वेंट एनिमा। फर्स्ट जो है सिंपल इवाक्वेंट एनिमा। सिंपल इवाक्वेंट एनिमा, ये जो एनिमा है ये रूटीनली यूज किया जाता है, रूटीनली यूज्ड इन क्लिनिकल प्रैक्टिस। क्लिनिकल प्रैक्टिस के अंदर रूटीनली जो यूज में ली जाती है वो सिंपल इवाक्वेंट एनिमा यूज में ली जाती है। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो इसमें सॉल्यूशन कौन सा यूज में लेते हैं, तो इसमें 2 सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो है सोप एंड वाटर। सोप एंड वाटर सॉल्यूशन, इसमें सोप एंड वाटर यूज में लेते हैं, इसलिए इसका एक दूसरा नाम भी है ऑल्सो नोन एज सोप एंड वाटर
एनीमा। इसका जो नाम है वो है सोप एंड वाटर एनीमा। सिंपल इवाक्वेंट एनीमा को सोप एंड वाटर एनीमा के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर देखो ये जो रहेगा सोप एंड वाटर, तो 60 ml सोप लेंगे प्लस इसके अंदर ऐड करेंगे 600 ml वाटर, रेशो हो जाएगा 110 का। ये रेशो इसके अंदर यूज में लेते हैं, ठीक है। इसका जो पर्पज रहेगा सोप एंड वाटर एनीमा का, वो रहेगा, पर्पज की अगर बात करें, इसका जो पर्पज रहेगा वो रहेगा रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। इसका जो पर्पज रहेगा रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन। सिंपली इवाक्वेंट एनीमा जो होता है इसके दो पर्पज होते हैं, रिलीफ फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन और क्लीनिंग टू द बाउल। तो दो इसके अंदर सॉल्यूशन यूज में लेते हैं, जिसमें फर्स्ट सॉल्यूशन है सोप एंड वाटर। सोप एंड वाटर इसके अंदर जो सॉल्यूशन लेते हैं उसी के बेस पे इसका नाम है सोप एंड वाटर एनीमा। जिसका जो सॉल्यूशन है वो लेते हैं 60 ml तो लेते हैं इसके अंदर सोप, और 600 ml इसके अंदर लेते हैं वाटर, जो कि लगभग होता है 110 के रेशियो के। पर्पज होता है इसका रिलीफ फ्रॉम द कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन को रिलीफ दिलाने के लिए ये यूज में लेते हैं। दूसरा जो सॉल्यूशन है इसका, दूसरा सॉल्यूशन यूज में लेते हैं इसमें नॉर्मल सेलाइन। दूसरा जो सॉल्यूशन यूज में लेते हैं वो लेते हैं नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन यूज में लेते हैं, और इसका जो दूसरा नाम है वो है सेलाइन एनीमा। इसका जो दूसरा नाम है वो है सेलाइन एनीमा। सेलाइन इसके अंदर यूज में ले रहे हैं, इसलिए इसका जो दूसरा नाम है वो है सेलाइन एनीमा, ठीक है। ये जो यूज में लिया जाता है, इसका जो पर्पज है वो है क्लीनिंग टू द बाउल। क्लीनिंग टू द बाउल, और बाउल को क्लीन कब करते हैं? बिफोर एनी सर्जरी, बिफोर एनी सर्जरी, क्लीनिंग टू द बाउल बिफोर एनी सर्जरी। और ये जो कॉमनली यूज में लिया जाता है वो लिया जाता है एडल्ट के अंदर। एडल्ट के अंदर सर्जरी करनी हो, सर्जरी करने से पहले बाउल अगर क्लीन करना है तो उसके लिए यूज में लेंगे नॉर्मल सेलाइन, जैसे अपन बोलेंगे सेलाइन एनीमा, जो कि किसका पार्ट है? सिंपल इवाक्वेंट एनीमा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मेडिकेटेड एनीमा। नेक्स्ट है मेडिकेटेड एनीमा। नेक्स्ट है मेडिकेटेड एनीमा। अब मेडिकेटेड एनीमा के 5 टाइप्स थे। मेडिकेटेड एनीमा के 5 टाइप्स थे। इसके अंदर ऑयल एनीमा था, ठीक है, कार्बोनेटिव एनीमा, परगेटिव एनीमा, एस्ट्रेजेंट एनीमा और एंटी हेलमिंथिक एनीमा। फर्स्ट बात करते हैं ऑयल एनीमा की। ऑयल एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा के अंदर जो फर्स्ट टाइप है वो है ऑयल एनीमा। ऑयल एनीमा जो है, इसको दूसरे किस नाम से जानते हैं? तो इसको बोलते हैं लेग्जेटिव एनीमा। ऑयल एनीमा जो है लेग्जेटिव एनीमा के नाम से इसको जानते हैं, और ये मोस्ट कॉमन यूज इन चाइल्ड, बच्चों में ज़्यादातर यूज में ली जाती है। पर्पज की अगर बात करें तो इसका जो पर्पज होता है वो होता है क्लीनिंग टू द बाउल। बाउल को क्लीन करने के लिए बच्चों के अंदर, चाइल्ड के अंदर जो यूज में ली जाती है ऑयल एनीमा, और एडल्ट के अंदर सेलाइन एनीमा या सिंपल इवाक्वेंट एनीमा उसके अंदर यूज में ली जाती है। इसका जो दूसरा नाम है लेग्जेटिव एनीमा, मोस्ट कॉमन यूज में ली जाती है बच्चों के अंदर, और पर्पज जो है इसका क्लीनिंग टू द बाउल। ऑयल एनीमा जिसका जो होल्डिंग टाइम होता है वो बताया था, होल्डिंग टाइम जो होता है इसका वो होता है 1 to 2 आवर्स, 1 to 2 आवर्स। अब ये पार्ट जो है ये है इवाक्वेंट एनीमा का। अब इवाक्वेंट एनीमा का जो होल्डिंग टाइम होता है वो तो कितना होता है? 5 से 10 मिनट। इवाक्वेंट एनीमा का जो होल्डिंग टाइम होता है 5 से 10 मिनट का होता है, लेकिन इसका जो टाइम है वो है 1 से 2 घंटे का।
इसलिए इसको एक्सेप्शन में ऐड किया था। ठीक है, IV स्टैंड की जो हाइट रहेगी वही रहेगी जो 45 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन जो रहेगा इसका, सॉल्यूशन इसके अंदर भी 2 सॉल्यूशन यूज में लेते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है ऑलिव ऑयल। फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो यूज में लेंगे ऑलिव ऑयल, और दूसरा सॉल्यूशन जो होता है इसके अंदर ऑलिव ऑयल प्लस कैस्टर ऑयल। ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल जो कि यूज में लेते हैं 2 रेशियो जो कि यूज में लेते हैं 2:1 के रेशियो के अंदर। 2 सॉल्यूशन होता है इसके अंदर, फर्स्ट जो है ऑलिव ऑयल और दूसरा जो है कैस्टर ऑयल, ये इसके अंदर यूज में लेते हैं। सॉल्यूशन जो रहेगा उसका अमाउंट कितना होगा, तो अमाउंट जो रहेगा इसका 30 ml। इसका जो अमाउंट रहेगा वो यूज में लेते हैं 30 ml। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है परगेटिव एनीमा। मेडिकेटेड एनीमा का ये फर्स्ट टाइप था, ऑयल एनीमा। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है परगेटिव एनीमा। इवाक्वेंट एनीमा के अंदर ही इवाक्वेंट एनीमा, उसके अंदर मेडिकेटेड एनीमा, मेडिकेटेड एनीमा के अंदर दूसरा है परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा, परगेटिव एनीमा जो है ये यूज में लिया जाता है, मोस्ट कॉमन यूज इन हॉस्पिटल्स में जो कॉमनली जो यूज में लिया जाता है वो परगेटिव एनीमा यूज में लिया जाता है। पर्पज क्या होता है इसका, पर्पज जो है ये करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को इंक्रीज करने का, इंक्रीज द पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को इंक्रीज करने का ये काम करता है। सॉल्यूशन की अगर बात करें इसमें, सॉल्यूशन जो इसमें यूज में लेते हैं, एक सॉल्यूशन यूज में लेते हैं इसमें ग्लिसरीन। सॉल्यूशन यूज में लेते हैं ग्लिसरीन। दूसरा ग्लिसरीन प्लस कैस्टर ऑयल। ग्लिसरीन प्लस कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो होता है वो होता है अरंडी का तेल, अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल जो कि यूज में लेते हैं 1:1 रेशियो में। उसके बाद नेक्स्ट सॉल्यूशन जो यूज में लेते हैं वो लेते हैं ग्लिसरीन प्लस वाटर। ग्लिसरीन प्लस वाटर यूज में लेते हैं, इसका जो रेशियो होता है वो होता है 1:2 रेशियो। उसके बाद एक सॉल्यूशन और यूज में लेते हैं इसके अंदर MgSO4 प्लस ग्लिसरीन प्लस वाटर। MgSO4 ग्लिसरीन और वाटर जो कि होता है 1:2:3। इस रेशियो के अंदर यूज में लेते हैं। जैसे अगर MgSO4 ले रहे हैं 30 ml, ग्लिसरीन लेंगे इसमें फिर 60 ml, और वाटर जो लेंगे वो लेंगे 90 ml। इस तरह से सॉल्यूशन यूज में लेते हैं। देखो परगेटिव एनीमा जो है मोस्ट कॉमन यूज ली जाती है हॉस्पिटल्स के अंदर। पर्पज जो होता है इसका इंक्रीज पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये इसका पर्पज होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, इसके अंदर सॉल्यूशन जो यूज में लेते हैं ग्लिसरीन एनीमा, ग्लिसरीन सॉल्यूशन इसके अंदर यूज में लेते हैं, और ग्लिसरीन इसके अंदर ज़्यादातर यूज में लेते हैं, इसलिए इसको ग्लिसरीन एनीमा के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज ग्लिसरीन एनीमा। ग्लिसरीन एनीमा के नाम से भी इसको जानते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन है ग्लिसरीन, दूसरा सॉल्यूशन है ग्लिसरीन प्लस कैस्टर ऑयल जो कि 1:1 रेशियो के अंदर इसको लेते हैं। ग्लिसरीन प्लस वाटर 1:2 रेशियो में लेते हैं। थर्ड है नेक्स्ट है MgSO4 प्लस ग्लिसरीन प्लस वाटर, ये जो यूज में लेते हैं 1:2 तो 2:3 इस रेशियो के अंदर इसको यूज में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर जो रहेगा कॉम्प्लिकेशंस।
कॉम्प्लिकेशंस। इसको अगर इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगे? कॉम्प्लिकेशंस में होगा फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ने की वजह से फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट जो है ज़्यादा बॉडी से बाहर हो सकते हैं। और ये कब होगा? डायरिया वाली कंडीशन में, मतलब ज़्यादा यूज करने की वजह से ये इसके अंदर डायरिया हो सकता है। और डायरिया जब होगा तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इसमें हो सकता है। और ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है नियोनेट और इन्फेंट के अंदर। नियोनेट और इन्फेंट के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, क्योंकि डायरिया की वजह से इन्फेंट्स और नियोनेट इनकी बहुत मौत होती है, बहुत डेथ होती है इनकी। इस वजह से इनको अवॉइड करते हैं। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है ये नियोनेट और इन्फेंट के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट और फ्लूइड का जो एक्सक्रीशन है वो बढ़ जाएगा। यह था परगेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा के बाद नेक्स्ट बात करते हैं कार्मिनेटिव एनीमा। परगेटिव एनीमा के बाद नेक्स्ट कार्मिनेटिव एनीमा। कार्मिनेटिव एनीमा, परगेटिव एनीमा के बाद कार्मिनेटिव एनीमा। कार्मिनेटिव एनीमा जो है उसको स्पाज्मोडिक एनीमा के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज एंटी स्पाज्मोडिक एनीमा। एंटी स्पाज्मोडिक एनीमा बोलते हैं इसको, कार्मिनेटिव एनीमा को। ये जो इसका जो यूजेज है वो है यूज टू relieve the gaseous distension, used to relieve the gaseous distension or pass out the flatus, used to relieve the gaseous distension और pass out the flatus। इन दोनों कंडीशन में यूज में लेते हैं कार्मिनेटिव एनीमा को, जिसका दूसरा नाम है एंटी स्पाज्मोडिक एनीमा। सॉल्यूशन जो इसके अंदर यूज में लेते हैं, सॉल्यूशन इसके अंदर यूज में लेते हैं, सॉल्यूशन में होता है टर्पेंटिव ऑयल। टर्पेंटिव ऑयल, टर्पेंटिव ऑयल इसके अंदर यूज में लेते हैं। तारपीन का जो तेल होता है यूज में लेते हैं 8 to 16 ml। इतना का टर्पेंटिव ऑयल यूज में लेंगे तो 600 to 1200 ml इसके अंदर लेते हैं वाटर। सॉल्यूशन जो यूज में लेंगे टर्पेंटिव ऑयल 8 से 16 ml इसके अंदर यूज में लेंगे, ठीक है। उस वाटर इसके अंदर जो ऐड करेंगे 600 से 1200 ml इसके अंदर वाटर ऐड करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है कार्मिनेटिव एनीमा के बाद वो है एंटी हेलमिंथिक एनीमा। कार्मिनेटिव एनीमा के बाद एंटी हेलमिंथिक एनीमा। नेक्स्ट है एंटी हेलमिंथिक एनीमा। एंटी हेलमिंथिक एनीमा, इसका जो दूसरा नाम है, इसका जो दूसरा नाम है वो है एंटी पैरासाइटिक एनीमा। एंटी पैरासाइटिक एनीमा। एंटी हेलमिंथिक एनीमा जो है उसका दूसरा नाम है एंटी पैरासाइट एनीमा। मुझे जो है इसका यूज करते हैं, इसको यूज करते हैं इसको टू डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट की जो ग्रोथ है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज में लेते हैं एंटी हेलमिंथिक और एंटी हेलमिंथिक और एंटी पैरासाइटिक एनीमा।
और यूज़ कब करते हैं, यूज व्हेन पेशेंट हैव वॉर्म इन्फेक्शन। दो कंडीशन में यूज में लेते हैं, यूज टू डिस्ट्रॉय ग्रोथ ऑफ पैरासाइट और नेक्स्ट है पेशेंट हैव वॉर्म इन्फेक्शन। ऐसे दोनों कंडीशन के अंदर यूज में लेते हैं। उसके बाद है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसके अंदर कौन क्या यूज में लेते हैं, वो लेते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर 60 ग्राम सोडियम क्लोराइड प्लस 600 ml वाटर, ये सॉल्यूशन है। इसके बाद नेक्स्ट है एस्ट्रिंजेंट एनिमा। मेडिकेटेड एनिमा का जो लास्ट टाइप है वो है एस्ट्रिंजेंट एनिमा। फिफ्थ एस्ट्रिंजेंट एनिमा। एस्ट्रिंजेंट एनिमा जो है इसको ऑल्सो नोन एज एंटी इन्फ्लामेटरी एनिमा के नाम से भी जानते हैं। एंटी इन्फ्लामेटरी एनिमा बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट एनिमा को। ये जो यूज में लेते हैं, इसका जो यूजेज होता है तो यूज करते हैं, यूज टू रिड्यूस द इन्फ्लामेशन ऑफ mucous membrane of rectum and lower bowel। लोअर बाउल और रेक्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसके अंदर जो इन्फ्लामेशन हो रखा है उसको रिड्यूस करने के लिए देते हैं एंटी इन्फ्लामेटरी एनिमा, जिसे अपन बोलते हैं एस्ट्रिंजेंट एनिमा। सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन जो रहता है इसके अंदर वो रहता है, एक तो रहता है 2% सिल्वर नाइट्रेट, एक सॉल्यूशन तो है 2% सिल्वर नाइट्रेट, और दूसरा जो सॉल्यूशन है वो है एल फिटकरी जो होती है, ये यूज में लेते हैं 30 ग्राम प्लस 600 ml वाटर के साथ, 600 ml वाटर के साथ इसको यूज में लेते हैं। पांचों टाइप्स हो गए इसके, फर्स्ट पांचों टाइप्स हो गए। उसके बाद इसका जो थर्ड जो टाइप था इवाक्वेंट एनिमा का वो था कोल्ड एनिमा, थर्ड था कोल्ड एनिमा। अब बात कर रहे हैं कोल्ड एनिमा की। थर्ड जो था कोल्ड एनिमा। कोल्ड एनिमा जो है इसके अंदर यूज में लेते हैं आइस वाटर या कोल्ड वाटर, आइस वाटर और कोल्ड वाटर, इसलिए इसको आइस और आइस वाटर एनिमा भी इसको बोलते हैं, आइस और आइस वाटर एनिमा भी इसको बोलते हैं। सॉल्यूशन जो रहता है इसके अंदर, सॉल्यूशन इसके अंदर यूज में लेते हैं आइस वाटर या कोल्ड वाटर, इसके अंदर यूज में लेंगे। यूज कब करते हैं ये यूज करते हैं हाइपर पायरेक्सिया में, हाइपर पायरेक्सिया, पेशेंट का हाइपर पायरेक्सिया है, मतलब टेम्परेचर जो बॉडी का वो इंक्रीज हो रखा है, ऐसी कंडीशन के अंदर यूज में लेंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है इसका, हाइपर पायरेक्सिया के अंदर दे रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन हो सकता है हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया हो सकता है, बॉडी का टेम्परेचर सडन डिक्रीज हो सकता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है नॉर्मल टेम्परेचर से कम हो जाएगा, उसे अपन बोलेंगे हाइपोथर्मिया, ये हो सकता है। यूज में लेंगे हाइपर पायरेक्सिया के अंदर और फीवर के अंदर, फीवर और हाइपर पायरेक्सिया इस कंडीशन में यूज में लेंगे। कोल्ड एनिमा यूज में लेंगे इसमें कोल्ड वाटर या फिर आइस वाटर, इसलिए इसको आइस वाटर या आइस इस एनिमा भी इसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद इवाक्वेंट एनिमा कंप्लीट हुआ। इवाक्वेंट एनिमा के बाद
अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक एनीमा। थर्ड जो था एनीमा के अंदर डायग्नोस्टिक एनीमा। उसके बाद हम बात करेंगे रिटेंट एनीमा की। थर्ड जो था डायग्नोस्टिक एनीमा। डायग्नोस्टिक एनीमा जो है इसके अंदर इसका जो पर्पज जो रहेगा, पर्पज रहेगा इसका डायग्नोस्टिक पर्पज। डायग्नोसिस करने के लिए इसको यूज मिलेंगे सॉल्यूशन जो यूज मिलेंगे इसमें वो लेंगे बेरियम सल्फेट। सॉल्यूशन जो यूज में लेंगे इसमें वो लेंगे बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट जो होता है, बेरियम सल्फेट जो होता है ये होता है रेडियो ओपेक। बेरियम सल्फेट जो होता है वो होता है रेडियो ओपेक। बेरियम सल्फेट जो है क्या होता है, रेडियो ओपेक। ये क्या करेगा, ट्यूमर और अल्सर जो रहेंगे वहाँ पे ये क्या करेगा, कॉन्ट्रास्ट मीडियम शो करेगा। कॉन्ट्रास्ट मीडियम शो करेगा। कॉन्ट्रास्ट मीडियम का शो मतलब है कि वहाँ पे चमकीला सा ही दिखाई देगा। जब इसको लगाएंगे कब इसको यूज कब कर सकते हैं इसको, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर। कोलोन जो है उसके अंदर अल्सर हो रखे हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, और दूसरा रेक्टल ट्यूमर के अंदर। रेक्टल ट्यूमर दोनों कंडीशन के अंदर यूज में ले सकते हैं। सॉल्यूशन जो रहेगा बेरियम सल्फेट रहेगा। बेरियम सल्फेट जो होता है रेडियो ओपेक होता है। रेडियो ओपेक का मतलब है कि ये ट्यूमर और अल्सर की जगह पे कॉन्ट्रास्ट मीडियम शो करेगा। सीटी स्कैन, एमआरआई और एक्सरे जो करेंगे उसके अंदर जो जहाँ पे ट्यूमर रहेगी, अल्सर रहेगा, वो चमकेगा, चमकीला सा दिखाई देगा। किसकी वजह से, बेरियम सल्फेट की वजह से। उससे आइडेंटिफाई हो जाएगा कि पेशेंट की जो ट्यूमर है, अल्सर है, कितना बड़ा है, कौन सी जगह पे है, वो सब पता लग जाएगा। अल्सरेटिव कोलाइटिस और रेक्टल ट्यूमर दोनों के इसके अंदर यूज में लेते हैं, और इसके अंदर यूज में लेते हैं बेरियम सल्फेट, इसलिए इसको बेरियम एनीमा भी इसको बोलते हैं। बेरियम सल्फेट इसके अंदर यूज में लेते हैं इसलिए इसको बेरियम एनीमा भी बोलते हैं। ये थे इवाक्वेंट एनीमा के टाइप्स। इवाक्वेंट एनीमा के टाइप्स हो गए। उसके बाद डायग्नोस्टिक एनीमा हो गया। अब बचा है रिटेंट एनीमा। रिटेंट एनीमा जो है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं रिटेंट एनीमा की। रिटेंट एनीमा जो है उसके भी 5 टाइप्स थे। स्टिमुलेंट एनीमा, इमोलेंट एनीमा, न्यूट्रेटिव एनीमा, एनेस्थेटिक एनीमा और सेडेटिव एनीमा। 5 टाइप्स थे रिटेंट एनीमा के अंदर। रिटेंट एनीमा, इसके अंदर फर्स्ट बात करते हैं अपन स्टिमुलेंट एनीमा की। स्टिमुलेंट एनीमा जो है वो यूज में ली जाती है, यूज इन शॉक पेशेंट। यूज इन शॉक पेशेंट, शॉक वाला पेशेंट है उसमें यूज में लेंगे। यूज इन पॉइजनिंग पेशेंट, पॉइजनिंग वाले पेशेंट के अंदर यूज में लेंगे स्टिमुलेट करने के लिए बाउल को। यूज व्हेन ए क्लाइंट है पॉइजनिंग, ओवरडोज और टॉक्सिसिटी ऑफ ओपोइड ड्रग्स। ओपोइड ड्रग्स से टॉक्सिसिटी है, ओवरडोज हो गया या पॉइजनिंग है, ऐसी कंडीशन में यूज में लेंगे स्टिमुलेंट एनीमा। सॉल्यूशन जो इसमें यूज में लेते हैं 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर। 1 टीस्पून कॉफ़ी पाउडर लेंगे, जिसको मिलाएंगे हॉट वाटर के अंदर। हॉट वाटर जो है उसका टेम्परेचर रहेगा 108 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये जो है रिटेंट एनीमा के अंदर मैंने बताया था डिफरेंस के अंदर, इसका जो टेम्परेचर होता है बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंग होता है। बॉडी टेम्परेचर जितना रहेगा 98.6 डिग्री उतना रहता है।
लेकिन इसका जो टेम्परेचर है वो है 108 से 110 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसलिए बताया था उस जगह पे कि ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्या था ये, एक्सेप्शन। उसके बाद दूसरा जो सॉल्यूशन यूज में लेते हैं इसमें रम, एल्कोहल जो होता है रम इसके अंदर यूज में लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूट्रेटिव एनीमा। स्टिमुलेंट एनीमा के बाद नेक्स्ट है न्यूट्रेटिव एनीमा। नेक्स्ट है न्यूट्रेटिव एनीमा। न्यूट्रेटिव एनीमा जो है इसका जो यूजेज है न्यूट्रेटिव एनीमा, used to provide the nutrition, used to provide the nutrition प्रोवाइड करवाने के लिए जो एनिमा लगाएंगे उसी को बोलेंगे अपन न्यूट्रेटिव एनिमा। न्यूट्रेटिव एनिमा के अंदर इसको यूज जो करते हैं वो करते हैं प्रोवाइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए यूज में लेंगे। इंडिकेशन क्या होगा इसका, यूज व्हेन ओरल और पेरेंटल न्यूट्रिशन इज नॉट पॉसिबल। ओरली और पेरेंटल का मतलब है इंजेक्शन के थ्रू, ट्यूब्स के थ्रू जो न्यूट्रिशन देंगे वो भी पॉसिबल नहीं है, ओरली भी उसको लेना पॉसिबल नहीं है। इस कंडीशन के अंदर जो यूज में लेंगे वो मेथड यूज में लेंगे न्यूट्रेटिव एनिमा का। ये कंडीशन हो जाती है हीमोफीलिया वाले पेशेंट के अंदर। नेक्स्ट है जीआई ट्रैक्ट इमेच्योर। जीआई ट्रैक्ट अगर इमेच्योर है ऐसी कंडीशन के अंदर भी न्यूट्रेटिव एनिमा से न्यूट्रिशन देते हैं। उसके बाद है सॉल्यूशन जो रहेगा इसका 5% डेक्सट्रोज रहेगा या फिर पेप्टाइड मिल्क और 5% डेक्सट्रोज जिसके अंदर सॉल्यूशन रहेगा। अमाउंट जो रहेगा अमाउंट 270 टू 400 ml इसका अमाउंट रहेगा। और ये जो अमाउंट रहेगा इसका जो टेम्परेचर रहेगा 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो रहेगी एवरी 4 to 6 आवर्स, हर 4 से 6 घंटे के अंदर न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रेटिव एनिमा के थ्रू पेशेंट को देते रहना है। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप्स है वो है रिटेंट एनिमा का ही। रिटेंट एनिमा के अंदर थर्ड है इमोलेंट एनिमा। इमोलेंट एनिमा जो है वो यूज में लिया जाता है फॉर सॉफ्टनिंग टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रेक्टम। रेक्टम की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको सॉफ्ट करने के लिए ये यूज में लिया जाता है ताकि प्रिवेंट किया जा सके डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है इमोलेंट एनिमा। और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है रेक्टम की उसको सॉफ्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। सॉल्यूशन जो इसमें यूज में लेते हैं, सॉल्यूशन जो है इसमें वो है ओपियम और स्टार्च वाटर। ये दो सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन है जिसको मिक्स करके इस तरह से यूज में लेते हैं इसके अंदर। उसके बाद है सेडेटिव एनिमा। सेडेटिव एनिमा जो है यूज फॉर इंड्यूस स्लीप और सेडेशन और स्लीप के लिए यूज में लेते हैं, जिसमें सॉल्यूशन यूज में लेते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। सॉल्यूशन यूज में लेते हैं इसमें पोटेशियम ब्रोमाइड। उसके बाद एनेस्थेटिक एनिमा जो कि यूज में लिया जाता है लोकल एनेस्थीसिया के लिए। इसके अंदर जो सॉल्यूशन यूज में लेते हैं वो लेते हैं एवरटी। ठीक, ये जितने भी जो क्लासिफिकेशन थे उनकी सारी डिटेल्स है। उसके बाद अपन बात करेंगे प्रोसीजर की। प्रोसीजर के अंदर किस तरह से जो एनिमा है वो लगाया जाता है, इन सब के बाद हम बात करेंगे प्रोसीजर। प्रोसीजर के अंदर आर्टिकल्स कलेक्ट करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल्स के अंदर 2-3 आर्टिकल चाहिए। इसमें एक तो है रेक्टल कैथेटर। रेक्टल कैथेटर जो है एडल्ट के अंदर 22 फ्रेंच का, चाइल्ड के अंदर 14 फ्रेंच, इन्फेंट के अंदर 10 to 12 फ्रेंच और न्यूनेट के अंदर 6 to 8 फ्रेंच है। ये कैथेटर की जो साइज है वो अपनी यूज में लेंगे। 2% जाइलोकेन जेली चाहिए जो कि लोकल एनेस्थेटिक और लुब्रिकेंट एजेंट के लिए अपने को यूज में लेंगे। उसके बाद ग्लव्स चाहिए। आर्टिकल्स कलेक्ट करने के बाद स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर। तो प्रोसीजर जब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ग्लव्स पहन लेना है। आर्टिकल्स जहाँ पे आप प्रोसीजर कर रहे हो उस जगह पे ले आना है सारे आर्टिकल्स। लेने के बाद सबसे पहला काम है
वियर ग्लव्स, ग्लव्स पहन लेना है। उसके बाद प्रोवाइड प्राइवेसी, पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करवा देनी है टू मेंटेन द सेल्फ एस्टीम ऑफ पेशेंट, प्राइवेसी प्रोवाइड करवा दिए। उसके बाद पोजीशन देना है पेशेंट को। पोजीशन कौन सी देते हैं? तो पोजीशन जो रहेगी सिम्स लेटरल, सिम्स लेटरल पोजीशन देंगे पेशेंट को। फर्स्ट जो पोजीशन देते हैं वही देते हैं, और दूसरी पोजीशन दे सकते हैं लेफ्ट लेटरल, सिम्स लेटरल और उसके बाद लेफ्ट लेटरल पोजीशन। पोजीशन देने के बाद फिर करते हैं क्लीन द साइट, साइट क्लीन करेंगे। क्लीन द साइट, साइट को क्लीन करेंगे। सबसे पहले तो ग्लव्स पहन लेना है, उसके बाद प्राइवेसी प्रोवाइड करवाओ। प्राइवेसी प्रोवाइड करवाने के बाद सिम्स लेटरल पोजीशन देंगे या फिर लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे। पोजीशन देने के बाद साइट को क्लीन करना है। साइट क्लीन करके 2% जाइलोकेन जेली जो लिए थे उसको अप्लाई कर देना है। अप्लाई 2% जाइलोकेन जेली on the 4 inch on the 4 inch of catheter, 4 इंच ऑफ कैथेटर। कैथेटर जो है उसके टिप के 4 इंच तक जो जाइलोकेन जेली है वो अप्लाई कर देनी है। अप्लाई करने के बाद पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है, पेशेंट को बोलना है कि सांस को बाहर छोड़ना है। उसके बाद इंस्ट्रक्ट करना है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट फॉर एक्सेल ब्रीथ बाय माउथ। पेशेंट को बोलना है कि सांस को बाहर छोड़ना है, एक्सेल ब्रीथ बाय माउथ। कब? ड्यूरिंग इंसर्शन ऑफ कैथेटर। कैथेटर को जब इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने के टाइम पे पेशेंट को बोलना है एक्सेल ब्रीथ बाय माउथ, सांस को बाहर छोड़ना है। इससे होगा क्या? इससे होगा क्या? इससे क्या होगा? क्या रिलैक्स स्पिंटर्स ऑफ, इससे होगा क्या? रिलैक्स स्पिंटर्स, स्पिंटर्स हैं वो रिलैक्स होंगे। इसके बाद पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देंगे एक्सेल ब्रीथ बाय माउथ। उसके बाद इंसर्ट करेंगे कैथेटर को। एडल्ट के अंदर जो इंसर्ट करेंगे 3 से 4 इंच तक इंसर्ट करेंगे, और चाइल्ड के अंदर जो इंसर्ट करेंगे वो 1 से 1.5 इंच के लिए इतना इंसर्ट करेंगे। एडल्ट में तो 3 से 4 इंच और चाइल्ड के अंदर 1 से 1.5 इंच इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करेंगे उससे पहले जो कैथेटर रहेगा उसके टिप के ऊपर 4 इंच तक 2% जाइलोकेन जेली लगा लेंगे, उसके बाद इंसर्ट करेंगे। ठीक है। और इंसर्ट करते टाइम जो पेशेंट है उसको इंस्ट्रक्शन देना है एक्सेल ब्रीथ बाय माउथ के लिए, उसको बोलना है सांस बाहर छोड़नी है। जिससे होगा क्या? जो स्पिंटर्स हैं वो रिलैक्स होंगे। उसके बाद आफ्टर इंसर्ट द कैथेटर स्लो इंजेक्ट द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन रहेगा उसको स्लो इंजेक्ट करना है। क्यों? एब्डोमिनल क्रैम्प से प्रिवेंट करने के लिए, क्योंकि फास्ट अगर उसको इंजेक्ट करेंगे उसकी वजह से रिस्क हो सकता है एब्डोमिनल क्रैम्प्स का। तो एब्डोमिनल क्रैम्प्स ना हो उसके लिए स्लो इंजेक्ट करना है। उसके बाद प्रोवाइड करवा देना है पेशेंट को बेड फान और टॉयलेट, बेड फान उसको प्रोवाइड करवा देना है। उसके बाद पोस्ट प्रोसीजर अगेन चेक द बाउल साउंड। पोस्ट प्रोसीजर के बाद भी जब पेशेंट आया था कॉन्स्टिपेशन के साथ तब बाउल साउंड जो चेक किए थे, ठीक है, हाइपो एक्टिव बाउल साउंड सुनाई दिया था, तब वही बाउल साउंड चेक करना है। पोस्ट प्रोसीजर अगेन चेक द बाउल साउंड फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोसीजर। प्रोसीजर जो है आपका इफेक्टिव कितना रहा वो चेक करने के लिए क्या करेंगे? बाउल साउंड को सुनेंगे। ये था एनिमा। एनिमा के बारे में जो कंप्लीट डिटेल थी वो ये थी। इसके बाद नेक्स्ट जो क्लास रहेगी उसके अंदर नया प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे।